तो आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे देश में जहाँ पे पेट्रोल है 1 रुपये लीटर और यहाँ पे जो लोग पेमेंट करते हैं ना वो नोट गिन के नहीं करते, वो नोट तोल के देते हैं लोगों को। तो सामने मेरे को 3-4 बिल्डिंग दिखी हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सदियों पहले ये बनी हो और आज तक मतलब खड़ी हैं बस ये। Things in Venezuela have been extremely grim. The government issued a new banknote by taking the old one and just lopping off 5 zeros. Mensual no nos alcanza para una caja de cornflakes. Violent protesters stormed the National Assembly Sunday, even punching some lawmakers. The clashes in Caracas between protesters and police are looking more like all-out war. Chaos in Caracas. A stolen police helicopter fired on Venezuela's Supreme Court. स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। मैं हूं अभी कराकस जो कि है वेनेजुएला की कैपिटल, और अभी मैं होटल से 500 मीटर चल के आया हूँ भाई। मेरे को बड़ा डर लगा वीडियो बनाने में क्योंकि हर जगह पुलिस है, जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ पे इतने बंदे ही ज़्यादा हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इनके लिए डॉलर्स की इतनी कीमत है, ये तो मेरा फ़ोन पक्का लेके भाग जाएंगे। खैर फ़ोन की कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे फिर नया फ़ोन मिलेगा भी नहीं मेरे को रिकॉर्डिंग करने के लिए। दिक्कत इस बात की है, मेरे को देख के चलना पड़ रहा है भाई। इतना मैं शायद ध्यान से बहुत देश हो गए जिस पे चलाना हूँ, ठीक है। अब भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस देश की सबसे अमीर देश था ये और सबसे गरीब देश की तरफ ये कैसे चला गया 30-40 सालों में। 1970-80 के दशक में सबसे अमीर देश था ये, और अभी 2007-8 के बाद ये मतलब सबसे गरीब देशों में आ गया भाई। ये देखो यहाँ पे राशन मिलने लग रहा है लोगों को, कोई आटा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और देख लो। भाई यार ऐसी मॉडर्न लाइट तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी यार। देखना मेरे में थोड़ी अभी लाइनें आ रही हैं, पर ये देखो कमाल है यार। देखना कितनी मॉडर्न लाइट है, वॉकिंग वालों के लिए भी थी, इस तरफ थी भाई। ये ऐसी मॉडर्न लाइट तो मैंने कहीं नहीं देखी, सबसे गरीब देश में देख रहा हूँ। तो आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे देश में जहाँ पे पेट्रोल है 1 रुपये लीटर, और यहाँ पे जो लोग पेमेंट करते हैं ना वो नोट गिन के नहीं करते, वो नोट तोल के देते हैं लोगों को। क्योंकि जो इनकी करेंसी की वैल्यू है ना वो वैल्यू कम है, छापने में इनका ज़्यादा खर्चा आता है, और मतलब बंडल के बंडल देते हैं लोग एक दूसरे को, और वो भी तोल के। किसी थोड़ी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं हम। वेनेजुएला को भी आज़ादी मिली थी स्पेनिश एम्पायर से, और जब आज़ादी मिली थी तो इन्होंने एक बहुत बड़ा देश बनाया था कोलंबिया के साथ मिलके, जिसको ये लोग कहते थे ग्रैंड कोलंबिया। उसमें था इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा। वेनेजुएला उस टाइम नाम नहीं था, उसको कोलंबिया ही कहते थे। तो वेनेजुएला का जो पूरा पार्ट था वो ग्रैंड कोलंबिया का पार्ट था। पर थोड़े सालों बाद पनामा भी अलग हो गया, कोलंबिया भी अलग हो गया, इक्वाडोर भी अलग हो गया, और वेनेजुएला भी अलग हो गया। वेनेजुएला की पॉपुलेशन है 4-5 साल पहले के सेंसस के हिसाब से 28 मिलियन, इससे पहले के सेंसस के हिसाब से थे 30 मिलियन। तो इनके जब से क्राइसिस शुरू हुए ना, इन्फ्लेशन की क्राइसिस शुरू हुए हैं 2007-8 से, तब से ही लोग जा रहे हैं। और अभी नए सेंसस के हिसाब से जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 28 मिलियन जो कि 2.8 करोड़ होता है, उसमें से भी 70 लाख लोग, 7 मिलियन लोग यहाँ से जा चुके हैं। 1/4 पॉपुलेशन वेनेजुएला की रेफ्यूजी बन चुकी है, और वो वेनेजुएला देश को छोड़ के जा चुकी है। तो भाई मेरे को बार बार वेनेजुएला नाम कहते हुए भी अजीब लग रहा है, बंदे मेरे को घूरते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलने जा रहा है। तो इस वीडियो में ना साथ साथ मैं आप लोगों को घुमाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिस्ट्री बताता रहूँगा, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। पूरा कराकस शहर आज हम वॉक करके घूमेंगे, शायद केबल कार लेके ऊपर टॉप पे हिल पे भी जाएंगे, तो काफ़ी वॉक करना है। मेन जगह भी दिखाता हूँ आपको वेनेजुएला की, और इनकी हालत कैसे हुई वो भी बताऊँगा। ये हम वॉक करते करते पहुँच गए हैं प्लाजा बोलीवार। ये है शायद इनका पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग,
ऊपर है भाई वेनेजुएला का फ्लैग, डिट्टो सेम है कोलंबिया के फ्लैग जैसा, पर इन्होंने येलो कलर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है और तीनों कलर को एक जैसा रखा है, प्लस बीच में 8 स्टार्स हो रहे हैं। आज मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और 28 तारीख को इनके इलेक्शन है या फिर इलेक्शंस का रिजल्ट है, क्योंकि मैं एक टूर लेने वाला हूँ 2 दिन बाद। उसमें मेरा टूर गाइड कह रहा था शायद आप 28 तारीख को हिस्ट्री विटनेस करोगे कि मे भी यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट और इससे पहले एक बंदा था, उसी ने इस देश का भट्टा गोल किया था, उसके बारे में बात करेंगे। Thousands protesting Venezuela's contested election. अभी प्लाजा बोलीवार में घूम रहा हूँ मैं। यहाँ की करेंसी के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे $1 में मिलते हैं 3.6 मिलियन बोलीवार, मतलब 36 लाख बोलीवार $1 में मिलते हैं यहाँ पे। तो इसकी भी बात करेंगे भाई, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी करेंसी में से 14 जीरो हटा दिए हैं, 14 जीरोज आज तक रिमूव करी हैं पिछले 10 सालों में। तो आज की तारीख पे कोई भी बंदा बोलीवार से एक्सेप्ट नहीं करता है, कर लेते हैं पर लोगों के पास है ही नहीं, वो सिर्फ डॉलर यूज़ करते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा किसी को डॉलर देके बोलीवार लेने का, क्योंकि अभी सबसे बड़ा नोट जो इनका है ना यहाँ पे वो 50,000 बोलीवार्स का है। अब सोचो $1 मैंने दिया, 36 लाख देने उसको, 50,000 के भी कितने नोट लेके आएगा वो? 72 नोट, पूरी गड्डी बन जाएगी। तो वो $1 होगा, वो भी सबसे बड़ा नोट है इनका। सबसे छोटा नोट है इनका शायद 10,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का। तो 50,000 वाले की वैल्यू पता है कितनी आज की तारीख में? सोचो ₹1, तो कोई यूज़ ही नहीं करता उसको। सब लोग बोलीवार में भी रेट लिखते हैं और डॉलर्स में भी लिखते हैं। पर यार इतना गरीब होने के बावजूद मेरे को साफ़ सफाई देख के काफ़ी खुशी हुई कि लोगों ने ऐसा कूड़ा नहीं फैला रखा, बिल्कुल पार्क साफ़ है। ये इनका प्लाजा बोलीवार आ गया और ये है शायद सिमोन बोलीवार का स्टैचू। सिमोन बोलीवार को एक तरह से ये अपना फादर ही मानते हैं सारे वेनेजुएलन्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। जो एयरपोर्ट था वो भी सिमोन बोलीवार के नाम पे था। आपको ना जगह जगह पूरे शहर में सिमोन बोलीवार की फ़ोटो मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पे वेनेजुएला वालों ने फ्लैग लगा रखे हैं और ये जो और फ्लैग्स हैं ये इनकी स्टेट्स के फ्लैग हैं। वेनेजुएला में 23 स्टेट्स हैं और सब स्टेट्स का अपना अलग फ्लैग है। तो ये कराकस एक अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट है कराकस। तो मेरे हिसाब से वेनेजुएला का फ्लैग, फिर कराकस, वेनेजुएला, कराकस, वेनेजुएला, ऐसे लगा रखा है इन लोगों ने। ये एक पार्क है, देख लो चारों तरफ, बिल्कुल हिस्टोरिकल सा पार्क है। बड़ी भीड़ लगी हुई है यार वहाँ पे चलते हैं क्या हो रहा है। सब जगह ग्रेफिटी हैं। ज़्यादातर इलेक्शन कैंपेन के लिए मादुरो ने अपनी फ़ोटो लगवा रखी हैं। उसके अलावा तो कोई कंटेस्टेंट की फ़ोटो मैंने देखी नहीं यार अभी तक। सिर्फ मादुरो जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उसी की फ़ोटो देख रहा हूँ मैं। उसको कहते हैं कि भाई वो झोल झाल करके प्रेसिडेंट बना था 2018 में। लो भाई कहते ही आ गई, ये सिमोन बोलीवार की फ़ोटो है। जो आप कोलंबिया से कुकुता शहर से ब्रिज क्रॉस करके आओगे ना, उस ब्रिज का नाम भी सिमोन बोलीवार ब्रिज है। तो काफ़ी सिमोन बोलीवार को यहाँ पे लोग मानते हैं। ये क्या बंदों का ग्रेजुएशन डे है क्या? समझ नहीं आ रहा मेरे को। सारे अजीब अजीब टोपी लगा के खड़े हैं जैसे लड़की, शायद इनका पता नहीं क्या डे है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। चलो हमको यहाँ वॉक करनी है। भाई ये देख क्या हैरान हो जाएगा, मेरे लेफ्ट में देखना, लड़की काटने लग रही है बाल, वो भी सड़क पे। ये इनका कोई छोटा सा पार्क आ गया है, क्या कह लो इसको। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स की फ़ोटो लगा रखी है। ये है भाई ह्यूगो चावेज़, इसी ने वेनेजुएला को बर्बाद करना स्टार्ट करा था। खैर उससे पहले ही बर्बाद ही हो रहा था, पर इसने पूरा आग लगा दी। सामने वो देख लो दोबारा सिमोन बोलीवार की फ़ोटो, और वो जो छोटी सी लगा रखी है वो मादुरो की फ़ोटो है। थोड़ी जोग्राफिकल लोकेशन में आपको वेनेजुएला की बता देता हूँ। वेनेजुएला सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में या फिर लैटिन अमेरिका में कह सकते हैं। इसके वेस्ट में पड़ता है कोलंबिया, जहाँ से मैं भी आया हूँ। नॉर्थ में कैरिबियन सी है या फिर आप उसको अटलांटिक ओशन कह लो। अब इसके ईस्ट में पड़ता है गुयाना, जिनके साथ इनकी बहुत भयंकर लड़ाई है। और साउथ में पड़ता है इनके साथ ब्राज़ील। अब गुयाना के साथ लड़ाई क्यों है? क्योंकि गुयाना को राज करा था ब्रिटिश लोगों ने। वहाँ पे ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, पर इनको राज किया था स्पेनिश लोगों ने। तो जब ब्रिटिश और स्पेनिश छोड़ के गए, उन्होंने बाउंड्रीज ढंग से नहीं बनाई। तो जो 2/3 गुयाना को वेनेजुएला कह रहा है कि हमारा है, पर वो गुयाना ही अभी उसको राज करता है। तो वेनेजुएला कब्जे में कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि शायद वेनेजुएला गुयाना के साथ वॉर भी स्टार्ट कर दे इसको लेके। और ये इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी पॉलिटिशियन आते हैं वो कहते हैं भाई हम अपना गुयाना वापस लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर कई लोग कहते हैं कि भाई अब क्या फ़ायदा लेके आने का। एक बात बताओ, 100 साल हो चुके तुमको, 100 भी कहाँ, 150 साल से ज़्यादा हो चुका तुमको आज़ाद हुए हुए। वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनका कल्चर अलग है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू भी हैं। गुयाना में 37 या 40% के लोग हिंदू हैं वहाँ पे। तुम्हारा कल्चर अलग है, अब तुम क्या करोगे गुयाना को लाके? अभी इनके मैप में भी दिखाता हूँ कि इन्होंने गुयाना दिखा रखा है इस वाले मैप में, बड़े वाले में। तो ये पॉलिटिशियंस का हर जगह ही है, कहेंगे कि भाई हमारा ये चीज़ लेके आएंगे। जैसे रशिया में होता है कि भाई पुतिन कह रहा है मैं पूरा यूक्रेन ही रशिया में ले आऊँगा। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि जो कह रहे हैं कि
ये वाला पार्ट हमारा था, हम लेके आएंगे। भाई उसको अलग हुए 100 साल हो चुके यार, अब उसको ला के क्या ही कर लोगे तुम? अपना देश सुधार लो, रशिया अपना सुधार ले, वेनेजुएला पहले अपनी सिचुएशन तो ठीक कर ले, गुयाना की सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। चलो ये देखो सिमोन बोलीवार के साथ जो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, ये है वेनेजुएला का नक्शा। मैं भी कह रहा यार, मैं कंफ्यूज हो गया इस नक्शे में, है ना। तो इन्होंने देखो ये नक्शा है ना, इस तरफ जो आपको ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये गुयाना की बाउंड्री है, ठीक है, पर ये अपने में ही मानता है। और यहाँ पे सूरज भी लगा रखा है, क्योंकि इनका कुछ था कि पहला सूरज उस सिटी में से निकलता है, गुयाना में से, कुछ ऐसा था। तो वेनेजुएला वैसे भी तो इतना ही, जो पार्ट इन्होंने वेनेजुएला अपने में दिखा रखा है ना, इसको राज आज की तारीख में गुयाना कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वही बात है, अपने देश को सुधार लो, इसको कब्जे में करके क्या ही करोगे? इसको भी तुम इन्फ्लेशन की चपेट में ले आओगे, जैसे अपने देश को लेके आ गए। अब यहाँ से मैं निकला तो एक चर्च आ गया, ये पिंकिश कलर का चर्च है। चलो अंदर से तो सेम ही होगा। भाई यार लाइट बड़ी ज़बरदस्त है यार, ये वाली लाइट। अब देखो आपको अच्छी से दिख रही होंगी, कितनी ज़बरदस्त है ना। मोड़ने का सिग्नल था तो ऐसे आ रही थी, पर वहाँ आप इन मॉडर्न लाइट्स के नीचे बस देख लो कैसी है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पुराने ज़माने की बस है ये, देखो। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 20 सालों से वेनेजुएला कुछ भी नई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पाता है। आम बंदा, अमीर लोग तो कर लेते हैं, पर आम बंदा नहीं कर पा रहा है। भाई आगे वॉकिंग की ग्रीन हो रखी है, सब लोग कह रहे हैं ग्रीन हो रखी है, तुम जाने नहीं दे रहे यार हमको। वो देखो, अरे लाल हो गई यार, हद हो गई। ये देखो भाई, इनका ये बैंक है, पर एटीएम बंद पड़ा है। एटीएम में से आजकल कुछ नहीं निकलता, और ये पिछले 7 सालों से हालत है एटीएम्स की। यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा आपका, चलते ही नहीं है, निकलेगा क्या। ये एक और जगह आ गया, मैं ये गोरो का टूर ग्रुप जाने लग रहा है मेरे हिसाब से, मैं तो अकेला ही घूम रहा हूँ। ये है भाई पैंथियोन नेशनल दे वेनेजुएला। यहाँ पे वेनेजुएला की जितनी भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं ना, उनको दफनाया गया है। अरे भाई यहाँ तो VIP आ रखे हैं सारे आज, मेरे को अंदर जाने ही नहीं देंगे, मेरे को लग रहा है। क्या पता जाने दे, चलो ट्राई करते हैं। ये सारे वेनेजुएला के फ्लैग लगे हुए हैं, पर आज तो सॉरी मर्सिडीज, लैंड क्रूज़र, ये वो जो सॉरी काली गाड़ियाँ, ये लोकल लोगों के पास तो है ही नहीं वाली गाड़ियाँ यहाँ पे। भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे कोलंबिया से कोई आ रखा है, नेता वेता, बाहर कोलंबिया के झंडे भी लहरा रखे थे। हम तो अंदर चलते हैं भाई, हमको कोई मतलब नहीं। कोलंबिया से आ रखा है, हाँ देखो वहाँ पे भी कोलंबिया का फ्लैग लगा रखा है, कोलंबिया से कोई बड़ा नेता आ रखा है। तो ये मैं आ गया भाई पैंथियोन के अंदर। पैंथियोन पता नहीं क्या है, देखो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के दिखा रखा है कैसे लड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, उनकी कब्र है। ये एक मौज़ोलियम है, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान ही कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। फ्री है इसकी भी एंट्री, क्या ही चार्ज करेंगे यार। कौन इनको 36 लाख दे रहा है $1 के लाके, अगर किसी बंदे से $5 मांग लिए। पर आजकल सब डॉलर में लेने लग गए हैं ये मौज़ोलियो। ये देखो भाई यहाँ पे लिखा है 19 अप्रैल 1910 को इनको आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंसिया, किससे? स्पेनिश लोगों से। और 20 फरवरी 1859 को फेडरेशन बन गया था, किससे? ग्रैंड कोलंबिया से अलग होके। तो इसका नाम है रिपब्लिका बोलीवारियाना दे वेनेजुएला, ये पूरा नाम है वेनेजुएला का। भाई पता नहीं, मैं अंदर जा रहा था तो मेरे को बोल दिया कि बाद में आना, या ये कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मेरे को तो देख लिया मैंने अंदर से। अब चलते हैं अगली लोकेशन पे और आपसे थोड़ी और हिस्ट्री शेयर करते हैं। पूरा यार ढोलक बजा दी इन्होंने, तो ढोलक नहीं इनके पास, ये पियानो है भाई। वो देखो सामने ही उस बिल्डिंग पे ये सिमोन बोलीवार की फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने। मैंने कहा था ना पूरे वेनेजुएला में घूमते घूमते हर जगह मिलेगी इनको फ़ोटो। तो भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज़्यादा तेल इस पूरी दुनिया में किसके पास है, आप में से कोई बोलेगा सऊदी अरेबिया, कोई कुवैत, कोई कतार, मतलब सारे मिडिल ईस्ट का नाम लेंगे, कोई अमेरिका बोल देगा, कोई रशिया बोल देगा, और सारे आंसर गलत है। सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। दुनिया का 18% से भी ज़्यादा तेल आज वेनेजुएला के कब्जे में है। कब्जे में क्या है, इनकी ज़मीन के नीचे है भाई, तो इनका ही तेल हुआ, पर ये निकाल नहीं पा रहे। उस तेल को निकालना भी बहुत आसान है, जितना मुश्किल रशिया का तेल निकालना है ना, उससे 3-4 गुना आसान वेनेजुएला का तेल निकालना है, पर ये फिर भी नहीं निकाल पा रहे अपना ही तेल। भाई ये घूमते घूमते आ गए इनकी किसी सड़क पे, जहाँ पे भाई सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और सब ने डॉलर में ही रेट लिख रखा है भाई। एक बंदे ने भी बोलीवार में रेट नहीं लिख रखा। पहले तो मैं ऐसे लिख रखा था 10, 15, 20,
मैं सोच रहा पता नहीं कितनी जीरो हटा रखी हैं, फिर आगे डॉलर का साइन ही लगा रखा था। मैंने कहा डॉलर का साइन ही लगा दिया। सारा ही लोकल्स होता है क्योंकि सारी कोई भी इंटरनेशनल कंपनी इतनी ज़्यादा ऑपरेट आज की तारीख में वेनेजुएला में नहीं कर रही हैं। देखो जैसे इस बंदे ने तो लिख रखा है 10 और 20 बोलीवारोस, मतलब 10 का मतलब हो गया 10 लाख, मतलब लगभग 1/4 डॉलर का। 20 का मतलब हाफ डॉलर। भाई यहाँ भी नाई बाल काटने लग रहे हैं, देखो कमाल ही हो गया। ये सारी आ गई भाई बुक्स मार्केट, जैसे हमारे दिल्ली में भी है शायद, मैं भी जाता था खरीदने जब स्टूडेंट था। आपने मेरे पीछे देखा ना, बार्बर जो है सड़क पे बाल काटने लग रहे हैं, लड़की भी काट रही थी वहाँ पे। यहाँ पे चौराहे पे बिल्कुल बाल काटने लग रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, ये 1970-60 के दशक में सबसे अमीर देशों में से एक था, क्योंकि उस टाइम पे खूब तेल एक्सपोर्ट करते थे लोग। PDSVA कुछ इनकी तेल की कंपनी है, वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थी तेल की। तो तेल की डिमांड बढ़ने लगी थी उस ज़माने में, तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ने लग गई थी। मतलब जैसे ये कहते थे बोलीवार्स में पेमेंट चाहिए, तो लोग बोलीवार खरीदने लगे, तो बोलीवार्स की वैल्यू बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई तेल की कीमत जब नीचे आई, लोग क्या करते थे, यहाँ पे सब कुछ ये इम्पोर्ट करते थे, खाने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गाड़ी से लेकर सब कुछ। और 60% जो वेनेजुएला की जनता थी ना, वो मिडिल क्लास थी उस टाइम पे। सोचो 60% जनता मिडिल क्लास थी, 10-1% अपर क्लास होगी, और फिर रिच होंगे। गरीब लोग बहुत ही कम थे उस टाइम पे। फिर भाई इनको जब सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था और तेल की वैल्यू गई घट, इनके बोलीवार्स की वैल्यू गई घट, सब कुछ तेल पे डिपेंडेंट था। इनका एक्सपोर्ट 96% ऑयल होता था उस टाइम पे, 96% ये ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। तो जब ये सब कुछ घट घुट आ गया, तो इनके बोलीवार्स की वैल्यू घट गई, तो कुछ भी खरीदने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि आगे वाला बंदा कह रहा नहीं भाई हमको तो डॉलर पेमेंट चाहिए। अब बोलीवार्स की कोई कीमत है नहीं जो इन्होंने कमाए हैं, तो ये भूखे मरने लग गए। फिर आया सन 1998, जब इनके यहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ, और जो इनका तानाशाह बना उसका नाम था हुगो चावेज। मतलब तानाशाह कहते नहीं है ये लोग उसको, कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नापसंद करते हैं, पर वो मिलिट्री का रूलर था। उसने कई बार तख्ता पलट करने की कोशिश करी, पर फाइनली वो जेल वेल काट के आया और 1998 में वो तख्ता पलट करने में कामयाब हो गया। आप कहोगे भाई तेल तो सरकार एक्सपोर्ट करती थी, जनता कैसे 60% मिडिल क्लास हो गई? क्योंकि जितना भी पैसा तेल से आता था ना, सरकार धड़ाधड़ जनता में बांट देती थी, कुछ भी अपने पास रखती नहीं थी। कर्जा चढ़ता गया इन लोगों पे, और बांटती क्यों थी सरकार धड़ाधड़ तेल का पैसा? ताकि वोट किसको मिले? जो सरकार में है। लोग कहते थे अरे यार मज़ा ही आ गया, ये भी फ्री में, ये भी फ्री में, सब फ्री में, पेट्रोल तो आज भी फ्री में मिलने लग रहा है यहाँ पे। पर वो बांटते बांटते इनका पैसा ही ख़त्म हो गया, क्योंकि तेल की जब डिमांड गिरी तो इनकी पूरी इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई। ये अभी की हालत नहीं हुई है कि भाई यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए तो इसकी वजह से इनकी हालत हो गई, ऐसा नहीं है। 1990 और 2000 के करीब में ही इनका खेल ख़त्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे नारू की कहानी मैंने आपको सुनाई थी ना, नारू देश ने क्या करा था, धड़ाधड़ फोर्सपेड एक्सपोर्ट करते गए, ये भी धड़ाधड़ तेल एक्सपोर्ट करते गए। और इनके अंदर लीडर अच्छे वाला नहीं था जो इनके पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करा दे। सेम नारू में था। तो भाई पैसे कमाओ ना यार, उसको इन्वेस्ट अच्छे से करना। ये कोई प्रमोशन नहीं आ रही आगे, एक फ्रेंडली एडवाइस है बस। ये वो जो जहाँ पे मैं गया था प्लांटियन, वहाँ से मैंने लोकेशन डाली थी एक पिज़्ज़ा की दुकान की। वो था लगभग 2 किलोमीटर दूर, तो पैदल चलते चलते ही आ गया मैं 2 किलोमीटर दूर तक। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको सुंदर लड़कियाँ दिखाई देंगी। उसका भी एक रीज़न है, अभी बताता हूँ आपको। भाई कोलंबिया और वेनेजुएला की लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, और वेनेजुएला के पास है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स भी आज तक वेनेजुएला ने ही जीते हैं। इंटरनेशनल वाले, मतलब जिसमें मिस यूनिवर्स आ जाता है, मिस वर्ल्ड आ जाता है, मिस अर्थ आ जाता है, जो भी है 24 जो ब्यूटी पेजेंट है इंटरनेशनल, वो वेनेजुएला की लड़कियों ने जीते हैं। तो यहाँ के जो बैंक है ना, वो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए भी उस टाइम पे लोन देते थे कि भाई पैसे लो, हमारे पास इतने पैसे हो रखे हैं कि तुम प्लास्टिक सर्जरी कराओ और मतलब जो करना है करो। भाई वो वाला जो डायलॉग है ना कि अर्श से फर्श पे आ गए, इन लोगों के साथ वही हुआ है कि ये अर्श पे थे, मतलब आसमान में थे, और अब फर्श पे आ गए हैं। सेम नारू के साथ हुआ था। पैसे अगर इन्होंने सही जगह इन्वेस्ट कर दिए होते और लीडर इनके सही होते तो आज ये बहुत ही अमीर देश होता है। सऊदी अरेबिया को तो बहुत पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि देश बहुत छोटा है ये, और तेल इनके पास सऊदी अरेबिया से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। लो भाई इतनी दूर आया मैं चल के, बंद है दुकान, ये वाली डाल के लाया था मैं।
भाई आपको वेनेजुएला में जितनी भी गाड़ियाँ दिखेंगी, चाहे हमर दिख रही है आपको, चाहे ये वाली गाड़ी है, चाहे आगे वाली गाड़ी है, ये सारी ये मान लो 15-15 साल पहले इंपोर्ट हुई हैं। एक दो नहीं दिख भी जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल ही नहीं है, वो अमीर लोग जैसे इसने करा ली इंपोर्ट। पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होंगी ना वो 10-10, 15-15 साल पुरानी होंगी, उससे भी पुरानी विंटेज कार्स। क्योंकि भाई इनके पास पैसे ही नहीं है, डॉलर में पेमेंट कैसे करेंगे ये, क्योंकि इनकी करेंसी की वैल्यू तो हो चुकी है अब कागज़ से भी कम है इनकी करेंसी की वैल्यू, कागज़ से भी कम, कागज़ भी महंगा मिलेगा इनकी करेंसी से। भाई फाइनली ढूंढते ढूंढते मैं KFC पे ही आ गया। अभी पता नहीं डॉलर भी नहीं लिख रखा, रेफ 3 लिख रखा है। चलो ढूंढते हैं पहले KFC, इस मॉल में है कहीं पे, फिर देखते हैं रेफ का क्या मतलब। डॉलर ही होगा वैसे, वो पता नहीं क्या डॉलर का साइन जानबूझ के नहीं बना रखा शायद। भैया KFC वालों ने मशीन भी लगा रखी है, तो ढूंढते हैं सैंडविच। यहाँ पे तो चिकन ही मिलता है, केंटकी फ्राइड चिकन है ना नाम। कोम्बो कौन सा लें भाई? भाई क्या क्या मांग लिया यार, ये सब थोड़ी ना बरता फिरूंगा अब मैं, क्या है ये भाई? वहाँ तो ऑर्डर ही नहीं हुआ, यहाँ पे मैं आया, मैंने $20 का नोट दिया, कहती खुले दो। मैं कहा भाई 20 से छोटा क्या नोट दूँ यार तेरे को मैं? कहती खुले नहीं है इसके तो मेरे पास। मैं क्या करूं बताओ भाई। मैंने आपको बताया था ना इनकी करेंसी मतलब $1 में 3.6 मिलियन आते हैं, तो भाई ये 18 मिलियन बोलीवार का मैंने कुछ ऑर्डर करा है। पीछे की 3 0 हटा रखी इन्होंने बिल में। मेरे से कहती भाई 20 से छोटा नोट दे दे, मेरे पास था 10 का, मैंने जानबूझ के नहीं दिया। मैंने कहा और जगह यूज़ आएंगे, KFC तो बड़ी चेन है, यहाँ मिल जाने चाहिए, खुले यहाँ पे भी नहीं थे और बिल काट रहे हैं। बोलीवार्स में चेंज भी मेरे को डॉलर में दिया है वापस। ये आ गया भाई अपना बर्गर, फ्राइज़ और पेप्सी। और भाई वो लड़की कहती कि पेप्सी चाहिए तो बिल ला के दो पहले। मेरा टेबल पे रह गया था बिल, फिर मैं उसको बिल दे के आया। मैंने कहा पता नहीं क्या मांग रही है, वो इशारा कर रही है। मैंने कहा बिल चाहिए, बिल क्यों चाहिए? फिर ये पेप्सी दी है, इस पर भी लिखा ही था यार, दे देती मेरे को। वो डिवाइस सा भी ज़्यादा जो बजने लग जाता है, वो मैंने रिटर्न भी किया, पता नहीं क्या था। तो आपने अभी देखा मैंने US डॉलर में पेमेंट करी है, पर इनकी गवर्नमेंट आज तक भी कहती है कि तुम्हारी ऑफिशियल करेंसी बोलीवार्स है, पर यहाँ की जनता नहीं मान रही। जनता कह रही है भाई हम तो US डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो इस करेंसी को कहते हैं डिफेक्टो करेंसी, मतलब जो ऑफिशियल नहीं है पर लोग उसको मानते हैं कि भाई नहीं अब तो US डॉलर ही ऑफिशियल ही है। ऐसे डिफेक्टो कैपिटल्स भी होती हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, पर वो कैपिटल है ही नहीं, वो फेडरल सिटी है। बस स्विट्ज़रलैंड खुद ही कहता है कि हमारी कोई कैपिटल नहीं है, तो उसको डिफेक्टो कैपिटल कहते हैं। चलो भाई खाना खाना हो गया। इतना मोटा बर्गर दिया था ना भाई, मेरे से ये मान लो 80% खाया गया, 20% फेंकना पड़ गया। अरे भाई ओपन जिम, परमवीर के तो मज़े ही हो जाते। यहाँ ट्रैम की पटरियाँ भी बिछा रखी हैं यार। अमीर तो था यार वेनेजुएला, बेचारे देश का क्या ही हो गया ना। ओपन जिम है इस वाले पार्क में, ऐसा प्लाजा कहते हैं इनको, मतलब ऐसे। ओ यहाँ पे इनका कैथीड्रल भी है, चलो वो कैथीड्रल देखते हैं। फिर एक और पार्क है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ चलेंगे। ये देखो ओपन जिम इनका। कहीं कोई बॉडी बिल्डर बोल ले पीट ना दे मेरे को कि भाई वीडियो क्यों बना रहा है। पर ये साउथ अमेरिकन लोग मेरे को काफ़ी सही लगे इन सब मामलों में ना, वीडियो वगैरह के मामले में काफ़ी सही है। आज तक मेरे को शायद किसी ने टोका नहीं है। कोई लड़की वड़की आती है, उसको मुंह छुपाना होता है तो मुंह छुपा के चली जाती है, पर टोकता कोई भी नहीं है। चलो इसके अंदर चलते हैं, कैथीड्रल के अंदर। इतने सारे चर्च देख के आप ये भी समझ गए होंगे यहाँ पे 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। भाई एक पीछे आंटी बैठी थी, मैंने $5 का नोट निकाल के दे दिया आंटी को, क्योंकि यहाँ पे बोलीवार्स दे रही थी आंटी। दे क्या रही थी, नहीं दे नहीं रही थी मैं कहूँगा, उसके पास कोई उनको दे के गया था बोलीवार्स के नोट, तो मैंने आंटी से ले लिए। एक मिलियन बोलीवार का है, एक 10 बोलीवार का लिखा है, पता नहीं क्या है इनकी वैल्यू, मेरे को भी नहीं पता क्या है। मेरे पास था ही सबसे छोटा $5 का, तो मैं $1 के नोट ले लूँगा। और मतलब जो ये जैसे मतलब जो बैगर्स आते हैं, भिखारी कहने में अच्छा नहीं लगता यार, क्या बताऊँ मैं यार। तो फिर इनके पास ये वाले नोट मिल जाएंगे सारे, तो $1 के कई सारे नोट लेके मैं इनसे वाले नोट कलेक्ट कर लूँगा। और फिर आपको अगली वीडियो में समझाना भी है कि भाई इनकी करेंसी को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके लिए नोट होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है। और मेरे टूर गाइड, जो मैं एक टूर पे जा रहा हूँ एंजल फॉल्स के, उसने कहा भाई
नहीं मिलते, और ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो कहेंगे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इनके बोलीवार्स के नोट। और आंटी क्या था, $5 में तो आंटी के मज़े हो गए, $5 में तो KFC वैसे सब खा सकती है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और भाई देने में आप कहोगे 400 रुपये में मैं ये 5 रुपये के नोट खरीद के लाया हूँ। खरीद के क्या, मेरे पास सबसे छोटा यही था तो मैंने दे दिया। यहाँ पे लोग अपना एक गेम सा खेल रहे हैं। अरे ये वाला गेम मैंने एरिट्रिया में भी देखा था, जो ये लोग खेल रहे हैं। ये मैंने भी खेला था, पाजी के साथ खेला था एंटार्क्टिका वाले क्रूज़ पे। भाई जो मैंने 2 नोट आंटी से लिए ना, एक नोट में तो लिखा है 1 मिलियन बोलीवार्स, ठीक है, और दूसरे पे लिखा है 10 बोलीवार्स। उसका मतलब होता है 10 बोलीवार्स, 10 मिलियन नहीं लिखा, 10 बोलीवार। अब मेरे को नहीं समझ आ रहा यार उसका क्या मतलब है, 10 बोलीवार की तो कुछ कीमत ही नहीं है। अब ये उस ज़माने में होगा जहाँ पे ज़ीरो इन्होंने हटा दी होंगी कई सारी। अब देखना पड़ेगा कौन से वाले इशू का नोट है। मतलब 3-4 बार ये नोट चेंज कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। कभी 4 जीरो हटा दी, कभी 5 जीरो हटा दी, कभी 6 जीरो हटा दी, कभी अभी ये लोग खुद ही हटा रहे हैं 4-5 जीरो, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कौन से ज़माने का नोट है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज सारा रात को बैठ के देखूँगा और कल आपको सारे नोटों के साथ सब समझाऊंगा, इनकी करेंसी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ ऐसा। भाई इस दुकान पे गया मैं पानी लेने, $10 का नोट देख के पता है क्या बोली, इसके खुले नहीं है। भाई यार क्या करूँ मैं, पानी भी नहीं पी सकता यहाँ पे। सबसे छोटा नोट ही $10 का है। आंटी को पकड़ा दिया मैंने $5 का। भाई पार्क जाते जाते सामने मेरे को 3-4 बिल्डिंग दिखी हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सदियों पहले ये बनी हो और आज तक मतलब खड़ी हैं बस ये अपने, मतलब अच्छे टाइम में सबसे बढ़िया बिल्डिंग होती होगी ये, पर आज देखो कैसी लग रही है ना, ये भूतिया बिल्डिंग हो, जैसे कुछ भी ना हो अंदर। अपने समय की बहुत बड़ी बिल्डिंग्स रही होंगी ये। ये आ गया मैं इनके एक पार्क में, पानी मेरे को नहीं मिल पा रहा यार। ये जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं इनके पास बोलीवार के नोट भी हैं, पर यार $10 को कोई भी चेंज करने के राजी नहीं है। तो मेरे को किसी बड़ी दुकान पे करना पड़ेगा। अभी केबल कार लेके ऊपर जाना है, मे बी वहाँ पे चेंज हो जाए अपने पैसे, वरना प्यासा मरना पड़ेगा। इस पार्क का नाम है पार्क सुक्रे लॉस काबोस। काफ़ी सुंदर पार्क बताते हैं ये वेनेजुएला में। तो मैं आ गया भाई घूमने, फिर यहाँ से केबल कार लेके ऊपर जाना है। तो पूरा आज वॉकिंग टूर सा कर रहा हूँ मैं खुद से कराकस का। थोड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री सुन लो भाई वेनेजुएला की। शुरू से यहाँ पे डिक्टेटर वगैरह थे, 1956 तक भी डिक्टेटर था। फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, पर 1998 में ह्यूगो चावेज़ ने तख्ता पलट कर दिया, जिसमें आपको बता रहा था। 2013 तक ह्यूगो चावेज़ यहाँ का प्रेसिडेंट रहा। वैसे तो मिलिट्री का वो था, वो लेफ्टिनेंट वगैरह कुछ था, तो मिलिट्री वाले हमेशा तख्ता पलट करते हैं, तो उसने तख्ता पलट कर दिया। 2013 में वो क्यूबा में मर गया कैंसर से। उसके बाद 2016 में यहाँ पे प्रेसिडेंट बना उसी का दोस्त या फिर उसी का सक्सेसर कह लो, जो आज भी प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है निकोलस मादुरो। तो इनकी बिगड़नी शुरू हुई थी अमेरिका के साथ 2002 के आसपास, जब जॉर्ज बुश पे ह्यूगो चावेज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई तूने मेरे देश में मेरा तख्ता पलट करने की कोशिश करी है। क्योंकि जो ह्यूगो चावेज़ था वो कहता कि भाई मैं इम्पेरियलिस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ सोशलिस्ट। मतलब मैं अमेरिका की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करूँगा, मैं सोशलिस्ट देशों की आइडियोलॉजी को फॉलो करूँगा। जैसे हो गया भाई क्यूबा हो गया, रशिया हो गया, तो वैसे देशों की आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करूँगा। उसने दोस्त भी अपने वैसे ही बनाए जो कि इनके दोस्त थे उस टाइम पे, आज भी इनके दोस्त हैं। क्यूबा हो गया, निकारागुआ हो गया, मैंने बताया था वहाँ पे भी तानाशाह है। बोलीविया हो गया, बोलीविया वालों ने भी अपना पानी बेच दिया था दूसरे देशों को पैसों के बदले में। तो हालत तो इनकी पहले से ही ख़राब थी, पर 2007-8 के करीब में आते आते इनके यहाँ पे क्रैश होगी पूरी इकॉनमी, और 2014 तक आते आते इनको राशन मिलने लग गया लोगों को। राशन मतलब एक तरह से जैसे हमारे वहाँ पे राशन मिलता है ना सब लोगों को थोड़े पैसे दे के, यहाँ पे लोगों को फ्री में मिलने लग गया कि भाई ये तुम्हारा राशन है, ये तुम्हारा राशन है। ग्रोसरी स्टोर पे जहाँ पे राशन मिलता था वहाँ पे फिंगरप्रिंट की मशीन रखी होती थी कि कोई बंदा 2 बार ना लेके चला जाए। हालांकि आजकल नहीं रखी हैं, 2014 में रखी होती थी, आजकल वो सिर्फ रखी होती है पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल भी इनको राशन की तरह मिलता है। इनके पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा है, पर उसको निकाल नहीं पा रहे ये लोग, क्योंकि इन्होंने मशीनरी वगैरह अपग्रेड नहीं करी, तो वो निकल नहीं रहा है। हालांकि आज यहाँ पे प्राइस जो पेट्रोल का है वो है 2 अमेरिकन डॉलर सेंट्स पर लीटर, मतलब 80 पैसे नहीं, ₹1.5 पर लीटर हो गया लगभग, जो कि आप मान सकते हो 50 लीटर पेट्रोल अगर आपको अपनी कार में भरवाना है तो $1 से भी $1 जितना हो गया ये मान लो। पर कई बार पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं कि लोगों को लाइन में खड़ा करके रखते हैं, उनके पास पेट्रोल होता है, उनसे रिश्वत भी ले लेते हैं। मतलब एक सिगरेट का डिब्बा ले लिया, कुछ भी खाने का सामान ले लिया,
और कई बार ऐसा होता है कि भाई फ्री में भी पेट्रोल भर के गाड़ियों को भेज देते हैं कि भाई चलो, अरे चलो कोई क्या $1 लेना, चलो 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 भागो भागो, फटाफट अपनी टंकी फुल करो, चले जाओ चले जाओ। तो ऐसी हालत हो रखी है अभी यहाँ पे, आज भी है पेट्रोल की हालत ऐसी यहाँ पे कि लोग या तो फ्री में मिलता है या मिलता ही नहीं है, या लाइन में खड़े रहो 3-3 4-4 दिन। पूरा पार्क चल के आ गया, मेरे को ठीक लगा, वॉक के लिए ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं था इतना। तो अब मैं जा रहा हूँ वो केबल कार लेने, टेलीफेरी को कहते हैं, पूरे साउथ अमेरिका में फेमस है। ऊपर वाले घरों में जाने के लिए, पहाड़ पे जाने के लिए बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है, लंबी केबल कार कुछ ऐसा है, जो कि वेनेजुएला में है। तो ये धुआं उठा दिया पूरा बाइक में से। तो यहाँ से भाई 2 किलोमीटर वॉक था, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता। तो यहाँ पे ऊबर वगैरह नहीं चलती, यहाँ पे चलती यम्मी राइड्स, YUMMY, यम्मी, जैसे खाने को कहते हैं ना, यम्मी खाना था, यम्मी राइड्स। तो उस पर रजिस्टर किया है, इतना स्लो इंटरनेट, 3G चलने लग रहा है। मैंने किया रजिस्टर वगैरह, इनकी लोकल सिम नहीं, ई सिम ले रखी है मैंने ऑनलाइन, तो कभी आता है डाटा, कभी चला जाता है। $4.5 में बोल रहा है कि ऊपर तक छोड़ देगा, 2 किलोमीटर ही है। तो मैंने कहा भाई आजा, आ रहा होगा, उस तरफ रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा मेरे को। देखते हैं इनकी यम्मी राइड्स आती है या फिर नहीं आती। भाई टैक्सी वाला तो आके कहीं खड़ा हो गया, मेरा नेट बंद हो गया। ऐसे ही होता रहता है, 2G आ जाएगा, ऐप नहीं खुलेगी, क्या पता इनकी लोकल सिम सही चलती होगी, बहुत सी बात है। मेरी ई सिम नहीं चल रही और मेरे आईफोन में डलती ई सिम है, तो मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल ही चलते हैं भाई। टैक्सी वाला तो पता नहीं कहाँ खड़ा है बेचारा। वो देखो केबल कार का मीरा क्या लिखा है, वारा पेरेनो, यही इनके केबल कार का साइन भी है। और हर जगह जो इन्होंने अपना मैप बना रखा है ना, गुयाना को इंक्लूड करके बना रखा है। देखो वेनेजुएला में गुयाना जोड़ रखा है। अब इसके सीधा जाना है बिल्कुल, वो रही केबल कार, शायद वो जा रही। भाई यहाँ पे एक दुकान में आया हूँ जहाँ पे आगवा दे कोको, मतलब कोकोनट वाटर, पर ये $1 का है। अब मैंने कहा $10 का नोट है। वो बेचारी एक छोटी सी बच्ची आ रही है, वो कन्फ्यूज़ हो गई कि क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा छोटा दे दे भाई, जोड़ सा भी हो तुम्हारे पास। अभी फिर आई थी, वो भाग गई $10 का नोट देख के। यार ये तो 20 वाले जो लाए मैं तो वो तो यूज़ ही नहीं होंगे। तो इन्होंने ये लिख रखा है, प्राइस इसका ये है 50 बोलीवार्स, मतलब 5 मिलियन है ये। पता नहीं कितनी जीरो हटा रखी हैं, $1 प्लस 1 मिलियन। तो वो कहती चेंज लाऊंगी मैं, देखते हैं। भाई मेरे पास खुले नहीं थे और इनके पास खुले ही नहीं थे। तो मेरे साथ में जो बंदा है ना, ये कहता है मैंने तेरी पेमेंट कर दी। भाई मेरी पेमेंट कर दी यार इस बंदे ने, हद हो गई। ओ भाई मेरी तो प्यास मिट गई। ग्रासियास तुमको, भाई मेरे पास से $10 से छोटा नोट ही नहीं यार मेरे पास। कहाँ से चेंज कराऊँ यार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। किसी बड़ी मार्केट में चलता हूँ और वहाँ से चेंज कराऊंगा मैं। ये था $1 का था। बताओ यार इतनी गरीबी है। ये बंदा कहता तेरे को कोकोनट चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई कोकोनट चाहिए। और $1 30 सेंट का था। तो मैंने इनको बोला मेरे $2 काट लो तुम। तो कहती नहीं वो भी नहीं है। मैंने कहा 3 काट लो यार। तो कहती वो भी नहीं है। मैंने कहा भाई फिर तो मैं क्या करूँ, मैं चलने लग गया। बंदा कहता कोकोनट पीना है, मैंने कहा हाँ। तो कहता कोई नहीं मैं तेरे पैसे दे रहा हूँ, तू पी ले आराम से। चलो यार बिल्कुल ठंडा ठंडा मिला है, मज़ा आ गया। अब चढ़ाई करते हैं यार। क्या बंदे थे यार, वो 2 लड़कियां भी खुश पूरी। वो अपनी तरफ से पिला रही थी मेरे को पहले, पर वो बंदा कहता नहीं मैं पैसे दूंगा इसके। उन्होंने कहा दे दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ऊपर से खुले हो जाते हैं ना तो मैं आके इनको खुले दे दूंगा। खैर वैसे उस बंदे ने उसको दे दिया। अब ये बंदा तो मेरे को मिलेगा नहीं। अगर लड़कियाँ मेरे को दे देती फ्री में तो मैं ऊपर से आके शायद वहाँ पे खुले हो जाए। यार $10 इतना बड़ा नोट हो रखा है, लोगों के पास खुले नहीं है। पता दिक्कत क्या है, $2 के खुले हैं नहीं। और अगर ये अपनी बोलीवार्स में खुले रखेंगे तो वो गड्डी देनी पड़ेगी इसको, मेरे को 8-10 गड्डी देनी पड़ती है इसको। तो ये दिक्कत आ रही है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि खुले क्यों नहीं मिल रहे। इनकी करेंसी वर्थलेस है। $10 के खुले करने की इनकी वो नहीं है करेंसी जितनी। 10 गड्डियाँ बन जाएंगी $10 की। सोचो 1000 नोट देने पड़ेंगे, वो भी इनको अपने सबसे बड़े वाले। तो वो ये दे नहीं सकते कस्टमर को। और डॉलर इनके पास अभी इतने आए नहीं है कि ये $1 खुले कर दें। तो ये दिक्कत चल रही है यहाँ पे। भाई थक गया मैं तो। इतने ऊपर तो मैं ही चढ़ के आ गया भाई। मेरे को ही दिखने लग गया यहाँ से शहर। अभी लगभग 400 मीटर और ऊपर जाना है भाई। ओह भाई ये देखो, ये रही केबल कार जाने लग रही हैं पेड़ के पीछे। वहाँ ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाती हैं। कहता कार है आपके। ओ भाई
कितनी पुरानी कार है, अगर अमेरिका में जाके बेचे तो बहुत पैसे की बिकेगी। कहता पैदल आया है, कामिनारो कह रहा था। मैंने कहा भाई पैदल आया हूँ, तो कहता ऐसे घूम के चला जा। ये तो भाई इन्होंने पूरा पार्क सा बना दिया, और टिकट का यहाँ था, मैं पता नहीं कहाँ से घूम के अंदर घुस गया, पहले ही होटल वाले में से घुस गया, पता नहीं कहाँ से घुस गया। अब तो मैं देखी जाएगी क्या कहते हैं। यहाँ तो इन्होंने सारा पार्टी प्लेस सा बना रखा है। ऊपर चलते हैं, यहाँ गर्मी हो रही है, फट गई मेरी 2-2.5 किलोमीटर चलने में। भाई वहाँ में पूछ के आया, कहता वहीं मिलेगी टिकट, तू अंदर कैसे घुस गया? मैंने कहा मैं तो यहाँ से आ गया होटल के बगल में से। कहता यहाँ से नहीं आना था, तेरे को यहाँ से निकलना था। चलो यहाँ से बाहर निकल के फिर अंदर आ जाते हैं। बाहर का तो साइन बना ही हुआ है, $10 खुले करेंगे। शर्त लगाओ, मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए यार, इनका तो काफ़ी बड़ा है। भाई वो लड़की कह रही है आप कहाँ से अंदर घुस गए? मैंने कहा मैं पीछे से अंदर घुस गया यार। तो कहती नहीं यहाँ से आना था, और कहती अगर कार्ड से दोगे तो $10 है, कैश दोगे तो $12 है। तो मैंने कार्ड से पेमेंट कर दी। थैंक यू। तो कार्ड से पेमेंट करने पे $2 कम लगे हैं, और यहाँ पे लिखा है वही 36 मिलियन क्या लिखा है, अरे बोलीवाज काट ले, 3 0 हटा रखे हैं, तो 35,000 लिखा है, वैसे 36 मिलियन है ये। चलो चलते हैं। बहुत महंगी टिकट है यार, इसके हिसाब से $10 की 800 ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब मैं इनकी करेंसी के हिसाब से कह रहा हूँ, लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। भाई दोबारा प्यास लग गई मेरे को, तो पानी चाहिए। खुले करा लेता मैं यहाँ पे, और मैंने कहा $2 फालतू क्यों देना, किसी गरीब को दे दूंगा मैं $2 फालतू, है ना। भाई ये एक छोटी सी पानी की बोतल ली थी मैंने 500 ml, यहाँ बहुत महंगा ही है यार। वैसे तो मेरे को सस्ता लगा था सब कुछ, और उस बंदे ने 60 काटे मेरे में से, पता नहीं कितनी 0 हटा रखी हैं। मैंने काट ले भाई, मेरे को तो बहुत प्यास लग रखी है। अभी मैंने कार्ड में देखा तो 140 रुपये कटे हुए हैं। मेरे कार्ड में भी वेनेजुएलन करेंसी में कट रहे हैं, तो 6 मिलियन कुछ काट लिए मेरे हिसाब से। 7.3 मिलियन काटते तो $2 होते, भी 6 मिलियन काट लिए। भाई मेरे साथ पता नहीं अभी क्या हुआ, मेरे पास आई, कहती टिकट आपकी $30 की है। मैंने कहा $30 की किस हिसाब से कह रहे हो तुम? कहती नेशनल लोगों के लिए $10 की है, वैसे आपके लिए $30 की है। मैंने कहा मेरे को तो वहाँ पे मैंने जब वीज़ा अपना दिखाया, मैंने वहाँ पे वीज़ा, पासपोर्ट नहीं, वीज़ा दिखाया मैंने, तो उसमें $10 की ही लड़की है मेरे को। तो मैंने कहा मैंने वहाँ वीज़ा दिखाया था, कहती वीज़ा है आपके पास? मैंने कहा हाँ भाई वीज़ा है मेरे पास। तो मैंने वीज़ा की फ़ोटो जो एम्बेसी से मिला था वो यहाँ दिखाई, तो फिर कहती वेलकम। पता नहीं क्या पंगा है, 2 लड़कियाँ आई एकदम से मेरे को हिंदी बोलते देखते हुए। तो कहती चलो चलते हैं यार, कोई नहीं, $10 शायद कन्फ्यूज़न हो गई, क्या रूल है मेरे को भी नहीं पता। जैसी एम्बेसी का वीज़ा देखा तो कहती आपके लिए भी $10 है। कहती वेलकम, सॉरी फॉर द ट्रबल, ये वो। चलो चलते हैं ऊपर। चलो भाई इसमें बैठ गया हूँ, और थोड़ी सी छोटी सी कन्फ्यूज़न हुई थी, बस कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्या रूल होगा, वीज़ा दिखाने पे शायद सस्ती मिलती होगी टिकट। ये दिखने लग रहा है भाई कराकस का पूरा शहर, देखो। भाई बहुत ही लंबा शहर है ये, देखो वहाँ स्टार्ट होता है, लंबाई में बहुत ज़्यादा है ये, वहाँ तक जाता है, देखो। भाई ऐसी केबल कार नहीं देखी यार मैंने। अभी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, और अब पता नहीं कहाँ जंगलों के बीचों बीच आके ये नीचे जाने लगी, और फिर ऊपर जाएगी वापस उस पहाड़ पे। भाई भगवान कसम ऐसी केबल कार मैंने नहीं देखी जिंदगी भर। नीचे देखो घना जंगल है, बहुत खतरनाक है भाई ये वाली। ये मस्ट डू है यार, देख के आपकी फट जाएगी। भाई ये केबल कार ऊपर नीचे जाने लग रही है, ये नीचे चली गई, अब पूरा झूला सा बन रखा है भाई, देखो ऊपर नीचे जा रही है। अंकल भी कह रहे, ओ भाई आंटी तो डर गई। ओह भाई ये क्या है, अबे रुक गए क्या? भाई आंटी डरी पड़ी है, देखना भाई क्यों ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, देखो ये गई नीचे। भाई मेरी भी फट गई एक बार देख के, क्या चल रहा है ये। ओ भाई यार ये क्या चीज है, संटी भाई होते तो रो देते यहाँ पे। भाई खतरनाक है, अब सीधी होगी। बीच में जो था ना भाई ऊपर नीचे, ओ भाई अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। ओ
ओ भाई देखना यार, ये क्या सिस्टम है भाई साहब। भाई चल तो रहे हैं यार हम आगे आगे, पर शायद बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। बहुत ही खतरनाक है। मेरे साथ हमारी आंटी तो ऐसे आंख बंद करके बैठ गई। सही में मेरे को भी डर लगा भाई, ये एकदम से क्या होने लगा, मेरे को लगा हवा तेज चलने लग गई है, क्या होने लग गया। और ये देखो हम भी नीचे चले जाएंगे, कैसे जा रही है मेरे को समझ नहीं आ रही भाई। ये देखो हम कितनी ऊपर आ गए, बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ गए यार। 3x में बिल्डिंग इतनी छोटी छोटी लग रही है, बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे आ गए। मैं आपको यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं बादलों के अंदर, अब कुछ नहीं दिखेगा, पूरे काले बादलों में जा चुके हैं। अब ठंड हो गई यहाँ पे तो मस्त वाली। ये शहर होने वाला है अब गायब। भाई अंकल आंटी तो इसमें बैठ के चले गए क्योंकि ऊपर इन्होंने होटल बना रखा है, कसिनो भी है यार ऊपर। पर यहाँ पे ऊपर जो टूरिस्ट आते हैं जो होटल में नहीं रुक रहे उनके लिए पार्क है, पार्क डिस्को विस्को भी चलने लग रहा है यार इस तरफ तो मस्त। तो थोड़ी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। 2002 में जॉर्ज बुश पे आरोप लगाया ह्यूगो चावेज ने कि भाई आपने तख्ता पलट करने की कोशिश करी। तो 2008 में जो यूएस एम्बेसी के एम्बेसडर थे उनको यहाँ से भगा दिया, और 2009 में उस एम्बेसडर का जो यहाँ पे कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। 2010 में जो नया एम्बेसडर आने वाला था ह्यूगो चावेज ने कह दिया हमको नीचे एम्बेसडर। तो 2010 से यहाँ पे यूएस एम्बेसी में कोई भी एम्बेसडर नहीं है। तो 2019 में मादुरो जो अभी इनके प्रेसिडेंट है उन्होंने यूएस के साथ अपने सारे लिंक्स तोड़ के जितने भी डिप्लोमेट थे सबको यहाँ से भगा दिया, और फाइनली 2019 में यूएस एम्बेसी यहाँ पे टेम्परेरी बंद हो गई। ये तो पार्टी प्लेस सी बना रखी है इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह के साथ। ठंड हो रही है मस्त, बादल आ रखे हैं, हॉट चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह पियो यहाँ पे। ये बंदा घूमने लग रहा है जोकर। ऊपर चलते हैं, यहाँ तो सारे फूड स्टॉल्स हैं भाई, सारे लोग पार्क में आ रखे हैं। तो एक तरह से 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हो गई। 2016 में मादुरो एज ए प्रेसिडेंट आए जो कि ह्यूगो चावेज के दोस्त ही थे एक तरह से। उन्होंने आते ही सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, सारे डिसीजंस जो थे वो खुद लेते थे। अभी भी वही है प्रेसिडेंट, उसका कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी 28 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देखते हैं। 2019 में उन्होंने अपनी तरफ से यूनिलेटरल कट्स कर दिए कि भाई अब हम यूएस के दोस्त नहीं हैं। यूएस वालों ने कुछ नहीं करा था, मतलब शायद उन्होंने सैंक्शन वगैरह पहले से लगा रखे थे, पर इन्होंने खुद डिप्लोमेटिक टाइज अपनी तरफ से काट दिए, यूएस वालों ने नहीं काटे। अब जो यूएस के बंदे यहाँ रहते थे या फिर मतलब यहाँ के बंदों को यूएस का वीज़ा चाहिए तो वो जाते हैं अब कोलंबिया में। वो कोलंबिया इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्बेसी बंद हो चुकी, और यूनाइटेड स्टेट्स ने कोलंबिया की एम्बेसी में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया कि जो यूएस के सिटीजन वेनेजुएला रहते हैं या फिर वेनेजुएलन जिनको वीज़ा चाहिए तो वहाँ जाके ले सकते हैं। पर अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी यूएस का बंदा नहीं रहता होगा क्योंकि इनको वीज़ा ही बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलो ऊपर चलते हैं। प्लस जो एक गलती मादुरो ने और ह्यूगो चावेज ने करी वो करी कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला को अपने कब्जे में कर लिया। उससे क्या करा इन्होंने, कहा अच्छा पैसों की कमी हो रही है या फिर हमारी करेंसी की डीवैल्यू हो रही है, एक काम करो छापो, नोट छापो 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 छापो, छापते रहो। अब ये इकोनॉमिक्स में तो मैं इतना नहीं जाऊँगा कि इन्होंने कितने नोट छाप दिए, पर इतने नोट छाप दिए कि उन नोटों की वैल्यू आज पेपर से भी कम है। उनको छापने में ज़्यादा खर्चा आता है उनकी वैल्यू से। 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ के बाद वेनेजुएला में था दुनिया का सबसे ज़्यादा 2013 सन में सबसे ज़्यादा होमिसाइड और किडनैपिंग रेट। इतना ज़्यादा किडनैपिंग और होमिसाइड्स होते थे। होमिसाइड्स का मतलब होता है कत्ल, एक तरह से कत्ल कह सकते हो, मर्डर कह सकते हो, कत्ल कुछ भी। तो 2013 में सबसे ज़्यादा थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, ये कोलंबिया वालों से लड़ते रहते हैं पर कोलंबिया वाले इनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। लड़ते इसलिए रहते हैं, एक इनका फूड है अरेपा, वो मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में या फिर उसके बाद कभी। तो कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों बोलते रहते हैं कि हमने इन्वेंट करा है अरेपा, हमने इन्वेंट करा है। तो खा के देखेंगे कैसा है। तो दोनों नहीं मान रहे कि किसने इन्वेंट करा है। और दोस्त इसलिए हैं क्योंकि जब कोलंबिया में रेफ्यूजी क्राइसिस हुए थे, कोलंबिया में इन्फ्लेशन वगैरह आ गई थी, तो वेनेजुएला ने कोलंबिया के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ पनाह दी थी कि भाई कोई नहीं, आपका देश संकट में है तो हमारे देश में आ जाओ। तो अभी वेनेजुएला में इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन क्राइसिस वगैरह आ रखे हैं तो कोलंबिया की सरकार ने वेनेजुएला के रेफ्यूजीज़ को अपने देश में पनाह दिया है। हालांकि ज़्यादातर लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, पर वो अमेरिका भी ना इनके लिए सोचो भाई, यूरोप भी वीज़ा फ्री है वेनेजुएलन्स के लिए, प्लस इनके लिए मैक्सिको तक वीज़ा फ्री है।
फिर भी ये पनामा के जंगल के रूट से डोंकी मार के इसलिए जाते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू भी आए हैं वेनेजुएलन्स के, उनसे पूछते हैं भाई डायरेक्ट मैक्सिको फ्लाइट लेके कूद जाओ दीवार, आपको अमेरिका ही जाना है। तो कहते हैं भाई हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम यार एक फ़्लाइट टिकट अफोर्ड कर सकें। ये तो सारी टूरिस्ट जगह है, तो यहाँ पे सब लोग डॉलर वॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। तो वरना नॉर्मल बंदे के लिए डॉलर वो कहाँ से लेके आएगा भाई, बताओ कहाँ से लेके आएगा? या तो उसका कोई परिजन बाहर रहता होगा, कोलंबियन पैसों में कमा के डॉलर में चेंज करा के देता होगा, या फिर मतलब यूएस में रहता होगा तो भेजता होगा, पर नॉर्मल बंदा तो नहीं लेके आ सकता। तो सोचो इनके देश के लिए तो मैक्सिको वीज़ा फ्री है, इंडियंस के लिए तो वीज़ा फ्री भी नहीं है, फिर भी ये बेचारे नहीं जा पा रहे वहाँ पे फ़्लाइट लेके, क्योंकि इनके पास $200-300 की फ़्लाइट लेने तक के पैसे नहीं है। तो पनामा के जंगल से डोंकी मार के जाते हैं। ये कहते हैं हमको पनामा के जंगल रास्ते से डोंकी मार के जाना सस्ता पड़ रहा है मैक्सिको फ़्लाइट से। सोचो भाई कैसे गुजारा कर रहे हैं ये। खैर स्पेनिश आती है तो आराम से चले भी जाते हैं, आराम से तो खैर क्या यार, मुश्किल तो है ही इनकी ज़िंदगी। 1/4 देश खाली हो चुका ये, क्योंकि ये सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। 28 मिलियन की में से अब शायद 20 मिलियन लोग रह गए, और ऐसे ही चलता रहा तो और सारे लोग भी बाहर जाने लग जाएंगे। ये बंदा यहाँ पे चार्ली चैपलिन बना हुआ है। el acceso a sus almacenes de películas, lo que descubrieron e incluyeron en su documental. ये ऊपर वेनेजुएला का फ्लैग है, पर पूरा धुंध में छुप गया। काफ़ी बड़ा फ्लैग लगा रखा है भाई। मुश्किल से एक सोविनियर की दुकान मिली है मेरे को, और यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं। यही है बस मैग्नेट जो भी हैं। अब कहाँ ही ढूंढने का मौका मिलेगा मेरे को, ख़रीद लेता हूँ यहाँ से एक। कौन सा पसंद आ रहा है आप लोगों को? आप जब तक कमेंट करोगे, मैं तो वेनेजुएला से निकल चुका हूँ तो मेरे को ही पसंद करना पड़ेगा। भाई ये मैग्नेट मैंने ले लिया, और इसमें भी गोयाना इंक्लूड कर रखा है इन लोगों ने। ये पड़ा $3 का मेरे को। ठीक है, आंटी ने खुले भी दे दिए तो थोड़ा सही हो गया। कमाल है यार, इसके अंदर इन्होंने आइस स्केटिंग रिंग बना दी। कमाल कर रखा है भाई। यही था भाई टेलीफेरिको से ऊपर आके। वैसे तो नज़ारा मिलता, पर सारे बादल थे तो केबल कार पे से देखना पड़ा सारा। अच्छा है केबल कार का एक्सपीरियंस काफ़ी। वीज़ा की फ़ोटो रखना भाई तो $10 का पड़ेगा आपको, वरना $30 ले लेंगे आपसे। तो मेरे फ़ोन में बचे 10% बैटरी। अब चलते हैं भाई वापस, क्योंकि मैं वॉक नहीं करना चाहता यार इतना दूर। कम से कम मैं अपने होटल से वहाँ 5 किलोमीटर दूर वॉक करके आया हूँ सारा। तो टैक्सी का ही करेंगे जुगाड़ कुछ ना कुछ। भाई वापसी के में बैठ गया मैं, तो ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा वापस ही चलते हैं। फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, इतनी वीडियो बनानी पड़ती, कुछ भी यूज़ नहीं करा मैंने, पर फ़ोन की बैटरी पता नहीं कहाँ चली गई। तो इस बार जाते वक्त मेरे को अकेला ही भेज दिया उस लड़के ने। कहता तू अकेला चला जा, कोई नहीं। खड़े थे वहाँ पे लोग, फिर वो पूरी फैमिली थी, तो उसने कहा पहले तू चला जा। थोड़ा सा नीचे आती शहर दिखने लग गया। भाई यम्मी टैक्सी मैंने यहाँ से ऑर्डर करी है अपने होटल तक की, पर बाइक टैक्सी मंगाई है मैंने। बाइक आएगी, उसमें आप अपना ऑफर डाल सकते हो। मैंने डाला था जितना ऐप मेरे को कह रही थी, और फिर 2 राइडर्स ने मेरे को ऑफर दिया। एक थोड़ा ज़्यादा दूर था, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, कम दूर वाला कम पैसे मांग रहा था, कुछ ऐसा था। तो मैंने कम वाला मंगाया, ज़्यादा वाला 10 ही सेंट का अंतर था। तो अभी आने लग रहा है ड्राइवर, मतलब राइडर कहूँगा मैं, तो राइडर आ रहा है। बाइक पे बैठ के चलेंगे। 7% बैटरी बची है। मैं कहा जल्दी आ जा भाई, ये फ़ोन बंद हो गया, पहुँच नहीं पाऊँगा मैं अपने होटल। भूल चुका मैं रास्ता, क्योंकि 5-6 किलोमीटर चल के आया हूँ। ढूंढ तो लूँगा, पर आ ही जाए तो सही है। भाई ये आ गया था, ये कंपनी है यम्मी राइड्स। ये एक्सपीरियंस भी ले लिया। भाई फुटपाथ पे चढ़ा के ले आया बंदा ऐसे करके। कोई नहीं यार, रेड लाइट मान रहे ला भाई। अरे भाई फिर से फुटपाथ पे चढ़ाएगा, देख लेना। लो भाई चढ़ा दी, उतार दी। भाई तू यहीं छोड़ दे मैं। ओ भाई नहीं भाई, गिर जाएंगे बता रहा हूँ। बस वही ना मैंने कहा था। ओ भाई चढ़ा दी लो। ओ भाई फुटपाथ पे से जाने लग रहे हैं। रूल्स की पत्ती बना दी भाई इस बंदे ने। यहीं छोड़ दे भाई मेरे को।
माफ कर भाई। अरे भाई इस बंदे ने क्या बाइक चलाई है। मैंने इसको $5 का नोट दिया तो कहता खुले नहीं दूंगा, ये तेरे बचे हुए पैसे एप्लीकेशन में चले जाएंगे। मैंने कहा भाई ये कौन सा सिस्टम है यहाँ पे। फिर मैंने क्या $2 के ऊपर इससे माथा मारूं। कुछ इसको शायद $3 की राइड थी वहाँ से। कुल मैं 8-9 किलोमीटर आए हूँ $3 में। चलो भाई फ़ोन चार्ज करते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। आ गया अपना होटल। भाई कल जो बंदा आया था ना वही आ गया आज। ग्रासियस। भाई कल जो बंदा डिलीवर करके गया था ना खाना इस ऐप से, वही बंदा आज आ गया। कल उसने टिप मांगी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं आज वैसे ही टिप लेके खड़ा था कि भाई कोई भी आएगा तो मैं दूंगा। भाई $1 लेके बंदा इतना खुश हो गया और कहता अरे भाई तूने आज फिर मंगा लिया ये खाना सेम टू सेम। मैंने कहा भाई सेम टू सेम मंगा लिया मैंने। तो कल हम ट्राई करेंगे कि यार इनकी करेंसी के हमको काफी सारे अलग अलग तरह के और अलग अलग जमाने के नोट मिल जाएं। जो इनके चेंज हुए थे नोट जो भी था वो नोट मिल गए हमको, तो फिर मैं आपको इनकी करेंसी के बारे में सारा समझाऊंगा। नहीं मिले तब भी फोटो वगैरह लगा के मैं समझा दूंगा। आज पूरी रात बैठ के पहले मेरे को खुद ढंग से समझना पड़ेगा कि इनकी करेंसी का क्या मामला चल रहा है। तो कल हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे लोगों को। $5 का नोट, $1 का नोट, $10 का नोट देंगे। कुछ भी चीजें वीजें खरीदेंगे। परसों के लिए फ्लाइट के लिए मैं थोड़ी सोच रहा हूँ शॉपिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच जाना है। तो सुपरमार्केट वगैरह में जाके देंगे, तो वहां से क्या पता कुछ नोट हमको मिल जाए। और फिर मैं आपको समझाऊंगा इनकी करेंसी के बारे में कि इनकी करेंसी के साथ ऐसा क्या हुआ था। शायद दुनिया की सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लेटेड करेंसी थी इनकी, जिम्बाब्वे के बाद। जिम्बाब्वे ने छाप दिया था $100 ट्रिलियन का नोट छाप दिया था जिम्बाब्वे वाले ने। साइड में लगा देता हूँ। वेनेजुएला वालों का भी यही हाल होने वाला था, पर उनका हुआ नहीं, क्योंकि वो हर 2-3 साल में जीरोस हटाते गए, वरना उनका 100 क्वाड्रिलियन का होता वेनेजुएला वालों का। चलो इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक। आप कमेंट करके बता सकते हो कैसी लगी वीडियो, और आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में।